हेलो मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो भी कंडक्टिंग प्लेट जो पैरेलल प्लेट जो होती है बच्चों, उसमें भी अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट और उसमें भी आप लोगों के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों। उम्मीद तो ये है कि क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आएगा। जो भी बच्चे ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, कंडक्टर वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तभी इसको ट्राई करें, है ना। ये ध्यान रखना बच्चों ना, नहीं तो ये आपको काफी टेंशन दे सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है। बच्चों इसमें मैं पूरा का पूरा आपको इसके कॉन्सेप्ट का भी अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा। इस चैनल के थ्रू आप अपना क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। बहुत तो हेल्प होगी आप लोगों की आपकी जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन में। मेन तो क्या ही, एडवांस की प्रिपरेशन ही कराएगा ये वाला चैनल तो हमारा ना। और आप कंटेंट को एंजॉय भी कर रहे होंगे। कमेंट वमेंट करते रहा करो यार, वीडियोस को लाइक कर दिया करो। आपके नंबर ऑफ लाइक्स मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं जल्दी जल्दी और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। Consider a system of three parallel large conducting plate. A uniform electric field of the intensity E naught is also present as shown throughout the region. The charge on the plate 1, 2 and 3 are 3q, 2q and q respectively. तो आपको बताना है द चार्ज ऑन द सरफेस B इज इक्वल टू, तो इस वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा वो बताना है बच्चों। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 3 कितना होगा। और थर्ड वाले केस में बच्चों इन्होंने क्या किया कि नाउ द प्लेट 3 इज ग्राउंडेड बाय क्लोजिंग द स्विच। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड 3 कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले जो दो क्वेश्चन है बच्चों उसमें ग्राउंडिंग नहीं कर रखी है थर्ड वाली प्लेट की, थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने अर्थिंग कर दी है, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। इसमें मतलब मेरे ख्याल से दिस इज द सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है। इसमें आपका इन्होंने सब कवर कर लिया, प्लेट्स की अर्थिंग करवा दी, एक्सटर्नल फील्ड भी लगा दिया, सब आ गया मतलब ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पूरा कंडक्टिंग प्लेट वाले कॉन्सेप्ट का स्वाहा कर देगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है। चलिए भाई, तो एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ठीक है। ओके भाई, कोई बात नहीं। आप लोगों को बच्चों कॉन्सेप्ट याद है, अभी पहले अर्थिंग नहीं कर रखी ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद है इसके, कुछ कॉन्सेप्ट याद है। मैं कुछ रिवाइज करवाता हूं सबसे पहले ना। देखो बच्चों, चाहे एक्सटर्नल फील्ड दे रखा हो या ना दे रखा हो, अर्थिंग कर रखी हो या ना कर रखी हो, ये एक कॉन्सेप्ट है कि इस वाली प्लेट के इस वाले सरफेस पे आपको ये तो पता है कि कंडक्टिंग प्लेट के दोनों सरफेस जो है दो नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। कंडक्टर के दोनों सरफेस को आप दो नॉन कंडक्टिंग शीट मान लिया करो और एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दोनों की वजह से फिर डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखते हुए आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, कंडक्टिंग प्लेट जो होती है उसके दोनों सरफेस इधर वाला और इधर वाला को दो प्लेट बना दिया करो। अगर इसका सिग्मा है इसका सिग्मा है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन प्लेट ऐसे लिख दिया करो, मतलब वन सरफेस, ठीक है। समझ में आया, ये वाली बात समझ में आ गई। कंडक्टर के दोनों सरफेस दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह शीट की तरह काम करते हैं और उनमें फॉर्मूला लगाते हैं, एक शीट के लिए लगाते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला, ठीक है। तो ऐसे करके लगाते हैं। तो यहां पे बच्चों कितने सरफेस होंगे, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, ये वाला और ये वाला, 6 सरफेस हो गए। तो यहां पे एक तरीके से आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी लिखना होगा ना तो 6 नॉन कंडक्टिंग शीट्स की वजह से लिखना होगा और हर एक के सिग्मा अगर आपको पता है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई एम सेइंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन सरफेस, ये फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। ये तो बच्चों कुछ काम की बात, मेरे ख्याल से आप इनको नोट करते जाना, लास्ट में आपको बहुत काम आएंगे, भूल सकते हो। तो एक तो ये काम की बात बता दी बच्चों कि कंडक्टर की कंडक्टिंग शीट जो होती है उसको हम कैसे डील करते हैं। दूसरा काम की बात, कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे अगर यहां पे एक्स चार्ज है तो इसके सामने वाली प्लेट पे हमेशा माइनस का एक्स आएगा चार्ज, ठीक है। अगर ये सारी आइडेंटिकल है, मतलब चाहे एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो, चाहे अर्थिंग कर रखी हो या ना कर रखी हो। इसके पीछे रीजन बच्चों ये होता है कि अगर आप एक गॉसियन सरफेस लोगे ना बच्चों, यहां पे ये वाला सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है या किसी का भी है वो इस वाले सरफेस के पैरेलल होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। यहां तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इससे जो फ्लक्स होगा ना बच्चों वो जीरो आएगा। फ्लक्स जीरो आने का मतलब है कि यहां का चार्ज प्लस यहां का चार्ज जीरो के बराबर होना चाहिए और एरिया बच्चों यहां का दोनों बराबर है तो दोनों के सिग्मा हमेशा बराबर होंगे। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, दोनों के सिग्मा हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों का एरिया सेम है तो इसलिए बच्चों यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। और ये
अगर एक्सटर्नल फील्ड भी है ना बच्चों तो भी उसका कोई फ्लक्स नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इस फील्ड की वजह से यहाँ फ्लक्स नहीं आएगा, भैया यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लेना होता है मुझे, तो नेट तो जीरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ नहीं आएगा, नेट यहाँ भी जीरो, यहाँ भी नहीं आएगा कोई फ्लक्स, और यहाँ तो सरफेस के पैरेलल है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इससे फ्लक्स नहीं आएगा। इवन इफ एक्सटर्नल फील्ड भी प्रेजेंट हो या अर्थिंग भी कर रखी हो बच्चों, तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। प्लेट के अगर एरिया सेम है बच्चों, मतलब इनके सिग्मा जो है सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट साइन के आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ एक्स चार्ज है तो यहाँ पे माइनस का एक्स आएगा। अच्छा, क्या ये वाली प्लेट कहीं कनेक्ट कर रखी है? नहीं, तो मतलब इसका टोटल चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए। तो दूसरे वाले सरफेस पे बच्चों यहाँ पे 2q प्लस का एक्स के बराबर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और आमने सामने वाले सरफेस पे बच्चों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2q प्लस का एक्स के बराबर आ जाएगा। क्या अभी इसकी अर्थिंग कर रखी है? नहीं, तो इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। तो इस वाले सरफेस में कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे टोटल q के बराबर चार्ज है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3q प्लस का x के बराबर आ जाएगा। क्लियर भाई? और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3q माइनस का x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हर एक प्लेट जो है ना कहीं किसी से कनेक्ट नहीं हो रखी है ना, तो उनके आपस में चार्ज भी कंजर्व रखने, दोनों सरफेस का टोटल चार्ज ऐसे रखना है। अगर हाँ कोई दो प्लेट कनेक्ट कर रखी होती है आप लोगों ने, तो उन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज कंजर्व करते हैं। कोई अर्थिंग कर रखी होती है तो फिर हम चार्ज कंजर्व ही नहीं करते। तो हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान दी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं बच्चों, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा कि जो आउटर वाले सरफेस होते हैं ना, उन पे टोटल चार्ज का टोटल जो नेट चार्ज है मतलब सबका मिला के उसका आधा आधा चार्ज आता है। ये कब वायलेट होती है कंडीशन ना, कब नहीं लगती? जब भी एक्सटर्नल फील्ड होगा ना बच्चों, तब ये दोनों, फिर ये वाली कंडीशन आपको नहीं लगानी है, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड जब होगा ना, तब ये एक्सटर्नल वाली आउटर वाले सर्फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला फंडा नहीं लगता। तो इसीलिए बच्चों देखो, इस वाले सरफेस पे 3q प्लस का x आया है, और इस वाले पे बच्चों 3q माइनस का x के बराबर आया। दोनों पे जो है इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से बराबर नहीं आए, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई? अगर ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो पता है क्या होता? टोटल चार्ज कितना था? 3q प्लस का 2q प्लस का q, 6q का आधा, 3q इधर आता, 3q इधर आता, फिर ये x की वैल्यू 0 हो जाती। तो 3q माइनस का 0, 3q प्लस का 0, दोनों आउटर वाले सरफेसेस पर टोटल का आधा आधा बराबर चार्ज आ जाता है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, बाहर वाले जो सरफेस होते हैं ना, वो एक्सटर्नल इफेक्ट को अंदर नहीं जाने देते, वो उसको शील्ड करते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी पॉइंट समझते जा रहे हो तुम? अच्छा, और क्या है इसमें ध्यान रखना है? आमने सामने वाले पे सेम चार्ज आना चाहिए, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आने चाहिए। आउटर वालों पे टोटल चार्ज का आधा आधा होगा अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो, और अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो बच्चों फिर क्या होगा? इन दैट केस बच्चों फिर आपको मतलब दूसरे तरीकों से पता करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड दे रखा है जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है, तो एक वेरिएबल आ गया हमारे पास। तो एक्सटर्नल फील्ड होगा तभी बच्चों आउटर वाले चार्जेस जो होंगे वो इक्वल नहीं आएंगे और टोटल के आधे आधे के बराबर नहीं आएंगे, है ना। वो अभी हमें देखना है कि टोटल के आधे के बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। वैसे यहाँ तो एक्सटर्नल वाला टोटल चार्ज बच्चों कंजर्व रहेगा, 6q के बराबर आ रहा है। एक्सटर्नल वाला ना टोटल चार्ज, बाहर वाले सरफेस का टोटल चार्ज 6q के बराबर आ रहा है। अब वो बराबर नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड को शील्ड करने के चक्कर में, लेकिन नेट चार्ज बच्चों 6q के बराबर ही रहेगा, ठीक है। ओके, अर्थिंग वाला केस नहीं है अभी तक ना, अर्थिंग वाली बात नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे सर और क्या क्या चीजें जो मुझे ध्यान रखनी है? देखो बच्चों, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों चार्जेस की वजह से आता है, ठीक है ना। इन दोनों चार्जेस का जो आमने सामने वाले सरफेस पे होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उन दोनों सरफेसेस के बीच में आता है और उसके बाहर बिल्कुल नहीं आता। मतलब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं ना, इसकी वजह से और इसकी वजह से 0 आएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव वाले की वजह से इधर आएगा, इस नेगेटिव सेम चार्ज की वजह से इधर आएगा, 0 हो जाएगा। तो जो आमने सामने वाले जो चार्ज होते हैं ना बच्चों, ये जो आमने सामने वाले जो चार्ज होते हैं, इनका फील्ड सिर्फ इस रीजन में आता है, और इस रीजन में सिर्फ इन्हीं का फील्ड आता है और किसी का नहीं आता, ठीक है भाई। इस वाले रीजन में सिर्फ इन्हीं का फील्ड आता है और किसी का फील्ड नहीं आता, बाहर वाले का भी नहीं आएगा। बाहर वाले को तो इन्होंने बाहर वाले सरफेसेस ने शील्ड कर दिया, उसको अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो बाहर वाले सरफेसेस का चार्ज और बाहर वाला फील्ड, वो अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अंदर वाले जो आमने सामने वाले सरफेस है, उनका फील्ड, उनके चार्जेस का फील्ड सिर्फ उनके बीच में ही रहेगा, उनका बाहर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जैसे अगर इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना है ना बच्चों, जैसे इस वाले रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है सपोज करो, तो यहां पे बस मुझे इन दोनों का लिख देना है। तो इसका सिग्मा क्या होगा? x अपॉन a के बराबर। और मैंने क्या बोला तुम्हें कि इसको एक नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह ट्रीट करना है। तो नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इसका x का फील्ड इधर आएगा, इस माइनस x का भी इधर आएगा, तो वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पे फील्ड आ जाएगा।
इस रीजन में फील्ड जो आएगा वो सिर्फ इन दोनों सरफेसेस के चार्ज की वजह से आएगा। ये वाली बात भी क्लियर हो गई आप सारे बच्चों को? आप बोलोगे ठीक है सर। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस x की वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये कंडक्टर है तो इसके अंदर मुझे फील्ड जीरो करना है, यहां पे जीरो कर देता हूं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि इस x और इस माइनस एक्स का इस रीजन के अलावा कहीं फील्ड नहीं होगा, तो यहां पे लिखने के टाइम पे मुझे इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये आमने सामने वाले जो दोनों चार्जेस है इनका इस रीजन के अलावा कहीं फील्ड नहीं होगा, तो यहां पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे किस किस का फील्ड लिखना है मेरे को? एक तो ई नॉट जो एक्सटर्नल है ना, ई नॉट, और एक लिखना है 3q माइनस का x का, तो इसका आएगा बच्चों 3q माइनस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये वाला सरफेस एक नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करेगा, तो उसका सिग्मा हो जाएगा दिस अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इस 3q प्लस का x का लिखना है बच्चों ना, इस वाले सरफेस का जो चार्ज है ना उसकी वजह से इधर आएगा फील्ड यहां पर ना, तो 3q प्लस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो ये आ गया बच्चों, और यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है बच्चों पता करोगे कि एक्स मतलब चार्ज का जो एक वेरिएबल है ना वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो करो बच्चों इसको कैलकुलेट। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास ई नॉट प्लस का 3q माइनस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3q प्लस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3q से बच्चों 3q कट जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों वो हमारे पास आ जाएगी a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट के बराबर। ठीक है, a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट के बराबर हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस वाले सरफेस पे जो चार्ज पूछा था ना इन्होंने, a एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर आ जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट के बराबर। ठीक है, तो इस वाले सरफेस का बच्चों मेरे को चार्ज पता लग गया। तो चार्ज पता लग गया तो मैं यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, x की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर आई है। तो यहाँ पर जो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना बच्चों वो ई नॉट के बराबर आ रहा है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा होगा? तो यहाँ पे आ रहा होगा बच्चों 2q प्लस का x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो 2 आ रहा होगा लेकिन इन दोनों चार्जेस का ऐड होकर डबल हो जाएगा, है ना। तो 2q प्लस का x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चों 2q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट प्लस का e नॉट के बराबर। ये हो जाएगा बच्चों इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों हमसे इन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो V1 माइनस का V3 जो आएगा ना बच्चों वो बेसिकली E इंटू डी यहाँ पे ड्रॉप आएगा और E इंटू डी का ड्रॉप यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E नॉट के बराबर है, तो E नॉट इंटू डी, और डी नहीं 2D, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E नॉट प्लस का 2q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो E नॉट प्लस का 2q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है ना। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3 जो आ गया ना वो 3e इंटू डी प्लस का 2qd डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट। ओके, तो देखो हमारा आंसर सही है क्या? 3e नॉट डी 2qd डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी हो गया हमारा और ये वाला भी हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, थर्ड वाले पार्ट में इसकी अर्थिंग कर दी, इसको ऐसे जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी। अब क्या होगा बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? अब इस पूरे क्वेश्चन को बच्चों दोबारा से मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका ना साइज चेंज कर लेता हूं। मैं कहूंगा यहां पे x आ गया चार्ज, यहां पे आ गया माइनस का x, यहां पे बच्चों आ जाएगा आपका 2q प्लस का x। चार्ज कंजर्व करूंगा मैं इस वाली पे, तो है ना। यहाँ का चार्ज जो होगा बच्चों वो 3q माइनस का x के बराबर होगा। इस वाली प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन इसका नहीं रहेगा। तो इसके इस वाले सरफेस पे तो आ रहा होगा माइनस का 2q प्लस का x, और इस वाले सरफेस का मैं नहीं कह सकता, तो मुझे y मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो y चार्ज कंसीडर। अब मेरे पास दो अननोन हो गए बच्चों ना, दो वेरिएबल हो गए। अब दोनों वेरिएबल की मुझे वैल्यू पता करनी है ना। तो इसमें जो करना क्या होता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा। अगर बच्चों ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना, तो अपने आप अगर तुम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते ना तो इधर का भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है ना, उधर का भी हो जाता, फिर ना उस तरीके से चार्ज आते कि उधर का भी जीरो हो जाता। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से अब इस रीजन में फील्ड जीरो होने के बावजूद भी इस वाले में जीरो नहीं होगा इन दिस केस। ठीक है ना। तो एक प्लेट को आपने अर्थ कर दिया, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। अगर इन्फिनिटी से इस प्लेट तक आ रहा हूं तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे फील्ड पोटेंशियल जीरो करने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आना चाहिए। समझ गए, ये वाली बात समझ में आई। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे जीरो करेंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम यहाँ पे जीरो करेंगे। वी नीड टू इक्वेशन टू फाइंड टू वेरिएबल विच इज एक्स एंड वाई। तो बच्चों करते कैसे? अच्छा, तो मैंने बता ही दिया कि आमने सामने वालों का सिर्फ फील्ड इस रीजन में होता है ना। तो इनका तो फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है ना मुझे यहाँ लिखने की जरूरत है। तो जैसे इस वाले पॉइंट पे लिख रहा हूँ बच्चों, पहले वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल वाला ई नोड आ रहा होगा, ठीक है। एक ये 3q वाले की वजह से आ रहा होगा, है ना, 3q प्लस माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक ये आ रहा होगा। इस जगह पे बच्चों इस y वाले की वजह से आ रहा होगा, तो y डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है ना। और जब मैं इस जगह पे जीरो लिखूंगा ना, तो इस जगह पे तीनों का किस किस का, y डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, उसका भी उधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, ई नॉट भी बाहर की तरफ आएगा, और ये जो 3q माइनस का x डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ये भी इधर की तरफ आएगा, और इन तीनों का सम जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों का सम बच्चों जीरो के बराबर करना है ना, और इन तीनों का सम भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशंस लिखता हूं बच्चों में ना, क्या क्या इक्वेशन लिखूंगा। क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, दिस माइनस का दिस इज इक्वल टू ई नॉट 3q माइनस का x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस का y डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट। पर मैं ई नॉट को क्यों कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं ना, 3q प्लस का दिस प्लस का ई नॉट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं, ठीक है। और यहां पे y डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा, y डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसमें माइनस का ई नॉट और माइनस का 3q माइनस x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अरे तीनों का सम इक्वल टू जीरो है, तो इसको एक तरफ रखूंगा, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो नेगेटिव के हो जाएंगे ना दोनों। हाइड तो नहीं हो रहा कंटेंट, नहीं, बैठ जाता हूँ, बैठ के करता हूँ, ठीक है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। अब क्या करना बच्चों, ऊपर वाले में और नीचे वाले को माइनस कर देना ऊपर वाले में से, तो ये डबल हो जाएगा। तो 3q माइनस का x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा बच्चों 2e नॉट के बराबर, और ये बन जाएगा बच्चों ऊपर वाले में से ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों हमारे पास, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3q प्लस का 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू ई नॉट के बराबर। देखो वैल्यू ऑफ x बच्चों हमारे पास ये आ रही होगी, ठीक है। उसको मैं उधर ले गया, हाँ, x की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ गई। x की वैल्यू आ गई तो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं मैं x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, और इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, थोड़ा लेंथी हो गया है ना। तो x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट जो आया ना बच्चों, वो 3q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट प्लस का 2e नॉट के बराबर आया। और इस जगह का क्या हो जाएगा बच्चों, 2q प्लस का x, तो 5q प्लस का दिस, तो 2q प्लस का x डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, इस वाले रीजन का, वो हो जाएगा 5q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट प्लस का 2e नॉट, है ना। ओके, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है बच्चों, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 2d से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को d से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो v1 माइनस का जो v3 आएगा ना बच्चों, इसको 2d से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा, प्लस का 5 11q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू d, प्लस का इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है 2d से, और इसको d से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 6 e नॉट इंटू डी के बराबर, ठीक है। ये आ रहा होगा बच्चों हमारा इसका आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। सही है बच्चों, आंसर तीनों के सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन जो कि पूरा का पूरा आपका कंडक्टिंग शीट का रिवीजन करवा सकता है, एक क्वेश्चन से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो बच्चों, वैसा क्वेश्चन था। पसंद आया है ना, मेहनत दिखी कि हाँ सर ने बहुत मेहनत करके समझाया। लाइक कर देना बच्चों, कमेंट करके बताना हाउ यू आर फीलिंग नाउ। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक।